दिल्ली धमाके के 3 किरदारों की एक कहानी बेहद हैरान कर देने वाली है। इसमें सबसे पहला किरदार तो खुद डॉक्टर उमर है, जिसने लाल किला के पास आत्मघाती हमले को अंजाम दिया और खुद को विस्फोट के साथ उड़ा लिया। दूसरा अहम किरदार उसका मददगार आमिर राशिद, जिसने इस पूरी साजिश में उमर की हेल्प की। फिर तीसरा किरदार है डॉक्टर शाहीन, जिसे यूपी में टेरर मॉड्यूल डिकोड हुआ है। ये 3 अहम किरदार जो है, इनकी कहानी बड़ी अलग है। और दिल्ली बम धमाका मामले की जांच अब बेहद अहम मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि आरोपी आमिर रशीद, जो पेशे से प्लम्बर था, उसके रोल को एजेंसियां बहुत बड़ा मान रही हैं। इसी वजह से अदालत ने आमिर को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इन 10 दिनों में एनआईए उससे उसके पुलवामा वाले घर, हरियाणा के मेवात, जहां 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, वहां लेकर जा सकती है। अलावा इसके एनआईए फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, लाल किला जहां यह ब्लास्ट हुआ, वहां लेकर जा सकती है। आमिर को उन डॉक्टर्स के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। जांच में यह भी सामने आया कि धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार आमिर रशीद के नाम पर बाकायदा रजिस्टर्ड थी और उसने एक कार कैश देकर खरीदी थी। एजेंसियां यह जानना चाहती कि कार खरीदने और उसे उमर मोहम्मद तक पहुंचाने के लिए आमिर को आखिर कितनी रकम दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलवामा में प्लम्बर का काम करने वाला आमिर आखिर जैश के मॉड्यूल से कब जुड़ा, किसके कांटेक्ट में आया और इस पूरे के पूरे नेटवर्क में कितने लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एनआईए अब हर लिंक को जोड़ने में जुट गई है ताकि दिल्ली धमाके की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। और दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की जांच में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों ने बतलाया है कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। जांच टीम को उसकी i20 कार के राइट फ्रंट टायर और ड्राइविंग सीट के नीचे से एक जूता बरामद हुआ है, एक शू बरामद हुआ, जिसमें एक मेटल जैसा सब्सटेंस मिला है। लाल किले के सामने ब्लास्ट में शू बॉम्बर का बहुत बड़ा खुलासा। ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर नबी के शू से मिले टीएटीपी विस्फोटक। डॉक्टर उमर के शू बॉम्बर होने के सबूत। ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट भी इस्तेमाल। लाल किला ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को धमाके की असल साजिश समझ आने लगी है। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों के मुताबिक जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। दरअसल जांच टीम ने ब्लास्ट स्पॉट से उसकी i20 कार जब खंगाली तो ड्राइविंग सीट के नीचे राइट फ्रंट टायर के पास से एक शू बरामद हुआ। इसी शू के अंदर एक मेटल जैसा सब्सटेंस मिला है, जो ब्लास्ट में इस्तेमाल होने की आशंका को मजबूत करता है। शुरुआती जांच में शक है कि इसी सब्सटेंस से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। ब्लास्ट स्पॉट से बरामद शू अमोनियम नाइट्रेट टीएटीपी यानी ट्राई आइसोटोन ट्राई पैरऑक्साइड मिलना भी बड़े पैमाने पर साजिश की तरफ इशारा करता है। इससे पहले अमेरिका में 9/11 हमले से कुछ ही महीनों बाद पेरिस से मियामी जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट में एक पैसेंजर रिचर्ड रीड ने अपने जूतों के सोल में एक खतरनाक विस्फोटक छुपा के रखा था। जूतों के सोल में रखा विस्फोटक टीएटीपी था, जिसमें अगर ब्लास्ट होता तो पूरी एयरलाइंस दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। लेकिन समय रहते एजेंसियों ने रिचर्ड रीड को गिरफ्तार कर लिया। अब दिल्ली में लाल किला के सामने ब्लास्ट मामले में शू बॉम्बर मॉड्यूल के इस्तेमाल होने की आशंका से एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। इस बीच जांच में यह भी साबित हो गया कि जैश के आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग के लिए भारी तादाद में टीएटीपी जमा कर रखा था। ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट को भी टीएटीपी के साथ मिलाया गया था। टीएटीपी यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पैरऑक्साइड को मदर ऑफ सैटन भी कहते हैं। ये घर में मिलने वाली चीजों से बनता है और इसे पकड़ना मुश्किल होता है। दुनिया भर में कई बड़े हमलों में इसका इस्तेमाल हुआ है। ये कम लागत में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यानी इसी विस्फोटक के इस्तेमाल से लाल किले के सामने ब्लास्ट कर हड़कंप मचाया गया था। अब ये भी जानना जरूरी है कि शू बॉम्बर क्या है। ये शू बॉम्बर बिल्कुल साधारण जूते जैसा होता है। इस बम में जूते के सोल में
TATP जैसा हाई एक्सप्लोसिव लगाया जाता है। इसमें डेटोनेटर जरूरी हिस्सा होता है जिसे जूते की टंग या लेस के पास छिपाया जाता है। डेटोनेटर में छोटी बैटरी या फ्यूज जैसी चीजें हो सकती हैं। शू बॉम्बर में ट्रिगर अलग अलग तरीकों का हो सकता है, जिसमें केमिकल फ्यूज, आग या फिर प्रेशर स्विच हो सकता है, जिसे जूते के किसी हिस्से को दबाने पर सर्किट पूरा हो जाता है। यानी चलती कार में भीड़ के बीच में ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर नबी ने शू बॉम्बर के इस्तेमाल से इतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया जिसमें निर्दोष बेगुनाह लोगों की मौत हो गई। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिससे यह बात साबित होती है कि इस जैश के टेरर मॉड्यूल में लाल किला ब्लास्ट के लिए 20 लाख रुपए की टेरर फंडिंग गिरफ्तार लेडी शाहीन ने इस मॉड्यूल को की थी। इस मामले में अब इस कार की पीछे की सीट पर भी TATP के ट्रेसेस मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जैश के आतंकी उमर ने ठीक उसी पैटर्न पर शू बॉम्बर के तौर पर लाल किला ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिस तरह साल 2001 में अमेरिकन एयरलाइंस में रिचर्ड रीड ने शू बॉम्बर बनके फ्लाइट को उड़ाने की कोशिश की थी। और दिल्ली ब्लास्ट केस की जो जांच हो रही है, इसमें रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी को यह मालूम पड़ा है कि शाहीन, उसका भाई परवेज और बाकी आरोपी वुल्फ आर यानी देर रात के समय ही एक्टिव होते थे। इन्हीं घंटों में आरोपी आपस में बातचीत किया करते थे और अपनी तमाम आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग किया करते थे। चैट बॉक्स मैसेज से लेकर कॉल रिकॉर्ड तक रात 11 बजे से 2 बजे तक के बीच की सारी डिटेल अब एजेंसीज के हाथ में लग गई हैं। हाउलकोट से बातचीत की शुरुआत हमेशा शाहीन क्या करती थी। शाहीन के बने वॉल्फ पैक ग्रुप में परवेज, आरिफ समेत कई लोगों के नंबर जुड़े हुए थे। छापेमारी में परवेज के घर से एक चापड़ भी बरामद हुआ है। शातिर शाहीन के 7 बैंक अकाउंट, पाकिस्तान का 3 बार दौरा, पासपोर्ट में किया फर्जीवाड़ा। दिल्ली धमाके की साजिश रचने की आरोपी डॉक्टर शाहीन के शैतानी दिमाग ने एक नहीं बल्कि कई साजिशें रची। इतनी खिचड़ी पकाई कि दिमाग झन्ना उठे। जांच एजेंसियों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे पता चला कि आतंकियों के बीच मैडम सर्जन के नाम से मशहूर डॉक्टर शाहीन कितनी शातिर थी। उसके खुराफाती दिमाग ने कई षड्यंत्र रचे थे। वो कम बोलती थी लेकिन इतना ज्यादा सोचती थी कि बड़े बड़े आतंकी फेल हो जाएं। दिल्ली धमाके की जांच के दौरान ये बात पक्की होती चली गई। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि डॉक्टर शाहीन के पास 1, 2 नहीं 7 बैंक अकाउंट थे। इनमें 3 कानपुर में और 2 लखनऊ में थे। सूत्रों ने बताया कि इन बैंक खातों से करीब 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ऐसे में जांच एजेंसियों के रडार पर शाहीन से जुड़े वो लोग हैं जिनसे पैसों का लेन देन हुआ है। यूपी ATS ने ऐसे 24 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और कुछ लोग तो अभी भी हिरासत में हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शाहीन के हवाला कनेक्शन के बारे में भी पता चला है, क्योंकि हवाला के जरिए जैश-ए-मोहम्मद ने शाहीन को करीब 20 लाख रुपए भेजे थे, जिसका इस्तेमाल यूपी के हापुड़ और सहारनपुर जैसे शहरों में आतंकी सेंटर और सेफ हाउस खोलने में होना था। लेकिन शाहीन के पकड़े जाने के बाद जैश-ए-मोहम्मद के मंसूबों पर पानी फिर गया और यूपी में मैडम सर्जन और जैश के आकाओं की खतरनाक प्लानिंग फेल हो गई। जबकि पूरा प्लान तो यूपी के कई जिलों में बारूद का ऐसा ढेर खड़ा करने का था जिसमें चिंगारी लगते ही धमाका हो जाता। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में डॉक्टर शाहीन तुर्की गई थी। वहां उसने अपने आतंकी आकाओं से मुलाकात की थी। इसके अलावा वो 3 बार पाकिस्तान और थाईलैंड भी गई। इसके लिए डॉक्टर शाहीन लगातार अपना पासपोर्ट अपडेट करवा रही थी। पहले उसने कानपुर का पता लिखवाया था, फिर लखनऊ का पता दर्ज करवाया और आखिर में फरीदाबाद का पता लिखवाया। इसके अलावा उसने अपने अभिभावक का नाम भी बार बार बदला। पहले पिता का नाम लिखा, फिर पति का नाम लिखा और फिर अपने भाई का। यानी शाहीन ने ऐसी भूल भुलैया बनाने की कोशिश की थी कि जांच एजेंसियां गोल गोल घूमती रह जाएं। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही देता है। शाहीन ने भी वही किया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के पासपोर्ट पर जो आखिरी एड्रेस अपडेट हुआ है वो उसके भाई डॉक्टर परवेज के लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पता है। इसलिए लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी जांच के घेरे में आ गई। यानी डॉक्टर शाहीन की लाख कोशिशों के बावजूद उसका कच्चा चिट्ठा खुल गया और जैसे जैसे सच सामने आया उसे जानने वालों ने
दांतों तले उंगलियां दबा लीं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक शाहीन के बर्ताव से कभी अंदाजा नहीं लगा कि वो इतनी शैतानी सोच वाली होगी, क्योंकि डॉक्टर शाहीन ज्यादा नहीं बोलती थी। कानपुर में नौकरी के दौरान तो उसने छुट्टी ही नहीं ली थी और लगातार काम किया था। लेकिन किसे पता था कि शाहीन की असलियत कुछ और है। उस पर लगे आरोपों को सुनकर तो ऐसा लगा कि डॉक्टर शाहीन का हर काम उसकी डेंजरस प्लानिंग का हिस्सा था।